वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। माय नेम इज हुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे थ्रू और मेरे चैनल के थ्रू, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं उसका चैप्टर सबक नंबर 12 जी आया साहब। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी सारी तफसील से उसकी बातें समझेंगे, इसका मजमून समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। बच्चों, हमें बच्चों से नरमी से बात करनी चाहिए, उनको तलफ़्फ़ुज़ और एहतियात के साथ उनके अल्फाजों को उनसे अल्फाजों से बोलना चाहिए। ये इसी चैप्टर का मजमून है कि हमें एक अच्छी तरबियत का पता चलता है कि कैसे उससे सलीक़े से बात करनी है और कैसे नहीं करनी है। चाहे वो आपके नौकर हों, चाहे आपके आस-पास के छोटे बच्चे हों या अपने आस-पास जो रहने वाले हैं लोग हों। तो वही इस चैप्टर का मजमून है कि जी आया साहब। इसमें जो है वो एक आका है, यानी कि एक घर के बड़े हेड हैं और अपने नौकर से किस तरीके से पेश आते हैं और कैसे उनसे लहजे से बात करते हैं, वही चीज़ इसमें है कि जी आया साहब। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कमकमाता चिराग गोर को मांद अपनी सुरख रोशनी फैला रहा था। यानी कि बावर्ची खाने में एक इतना ऐसा बल्ब की रोशनी थी, मैं कहूँगी आपको कि वो अंधेरे की तरह भी नहीं थी और तेज रोशनी भी नहीं थी, लेकिन एक किमकमाता हुआ चिराग था जो धुंधली सी रोशनी दे रहा था। किचन में, जो बावर्ची खाना उर्दू में कहते हैं उसको, और किचन में रोशनी फैला रहा था। और दूर कोने में पानी का नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था, यानी कि मसरूफ था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये लफ्ज ऐसे थे जो उसकी जुबान पे बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। यानी कि वो बर्तन साफ कर रहा था दूर बैठ के नल के पास, और वो कुछ गुनगुना रहा था, यानी कि कुछ बोल रहा था, और जो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी चीज के याद करे हुए वो बोले जा रहा था। अब वो क्या लफ्ज बोल रहा था, आइए सुनते हैं। बोले जा रहा, जी आया साहब, जी आया साहब, अभी साफ हो जाते हैं साफ। अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद इन्हें मैं पानी से धोकर करीने से रख दूंगा। रखना भी था। करीना यानी कि सलीके से उसे रखना है। जो चीज भी हम क्लीन करते हैं उसके बाद उसको अपनी जगह पे सेटल करते हैं, उसको कहते हैं करीने से रखना, एक सलीके से रखना। ठीक, आगे बढ़ते। ये काम जल्द ही ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बूंद हो जा रही थी। सुर्खत भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों मुमकिन कर था। बच्चे की जो आंखों में नींद थी, इस कदर नींद थी कि बहुत ज्यादा उसकी आंखें झपकती जा रही थी, लेकिन उसे काम भी करना था और काम के बिना वो नहीं आराम कर सकता था। ये उसके ऊपर एक बोझ था जो कि करना ही करना है आपको, ये कर ही आप इसको रेस्ट पाएंगे। ये जो नौकर था ये इस चीज से वाकिया है। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। जी आया साहब। दफ्तर लड़के की नींद के नाकाबिले मतलूब थे, महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्बश दी और जी आया साहब, जी आया साहब कहता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। यानी कि मतलूब कहेंगे हम, जैसे कि कभी आपको एक मिसाल देती हूँ, XYZ, जैसे कि आप क्लास में हैं और आपको एक बहुत जोर से नींद आ रही है और आप नींद को हटा भी रहे हैं अपनी आंखों के साथ, और फिर भी वो नींद की झपकी दे रहा है, तो उसी को कहेंगे कि हम एकदम से नींद की झपकी देकर एकदम से उठकर करना कि जी आया साहब, जी आया साहब। तो उसी ने ऐसा ही कहा, जुम्बश जो दी, जो जी आया साहब, जी आया साहब कहता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। यानी कि फिर वो मशगूल हो गया। कासिम, कासिम आवाज आती है। इंस्पेक्टर साहब जो थे उसके मालिक थे, उसको उनको आवाज आती है। जी, तो वो लड़का बोलता है जी आया साहब। लड़का जो उन्हीं अल्फाज की गरवानी कर रहा था भागकर अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने अ, कमरे से मुंह निकालकर लड़के पर करते हुए कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उसके घर से आवाज आई,
कासिम कासिम, जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने आका के पास फिर गया। भाई कब पानी जो है कासिम भागा हुआ अपने पारस की बोतल जो घर के करीब निसफ मैल के कुछ ही दूरी पर फासले के पर मौका था, बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दी। अब तुम जाओ, मगर उस वक्त तक क्या कर रहे हो, बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अब वो कहते हैं अभी साफ होते हैं साहब। वो ये कहता है और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे जो बूट हैं वो पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे छेड़े पर कोई खराश ना आए। वो ये कहता है कि मेरे बर्तन साफ करने के बाद फौरन जल्दी ही आप जो है मेरे बूट पॉलिश होने हैं, और ध्यान रहे, एहतियात रहे इस चीज का कि उस पर कोई खराश यानी कि उस पर कोई लकीर या डस्ट वगैरह ना आए। ठीक है, वो ये कहता है। हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे से आप बूट को पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना वरना का वो कहकर और डैश लग जाता है। ठीक है, कासिम को वरना के बाद का जुमला याद था, बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहते हुए बावर्ची खाने में वो जो था उससे चला गया। कासिम को वरना के बाद बावर्ची खाने में वो चला गया। आगे, जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते, मगर नींद का तूफान हजार बांधे पर भी ना रुका। यानी कि नींद उसकी आंखों में इतनी थी कि उसका बांध उससे रुके ना रुका। अब महसूस होने लगा कि नींद सिर्फ गलबा पार कर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। उस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, बाहर में जाए बर्तन और चूल्हे में जाऊं, बूट क्यों ना थोड़ी देर उसी जगह पर सो जाऊं। और फिर चंद लम्हात आराम के बाद डस डस डस, तो उसके कान बूट बूट की आवाजें से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ, बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर से उठा। जैसे उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने न पाया था। नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। यानी कि वो उसको जो बूट करने बैठा था उसका एक बूट भी नहीं हो पाया था, और नींद के गलबा यानी कि नींद की जो इतनी खुमारी थी वो उसने उस खुमारी ने थपथपाकर उसको सुला दिया। अब आगे देखिए क्या होता है कि जी जब सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया देखा, तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, देखिए कितनी गलत चीज है ये शोर की तरह वो गलत अल्फाज यूज करता है कि तरह यहाँ बेहोश पड़ा है, और मुझे ख्याल था कि उसने बूट साफ कर दिए होंगे, नमक हराम बेकासिम। अब वो उसको उल्टा सीधा बकता है, गलत अब्यूज यूज करता है उसके लिए, और वो सोच रहा था कि बूट साफ कर दिए होंगे, उसको गलत चीज से बोलता है, फिर वो बोलता है उसको पैर मारता है। तो वो कहता है जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश, फौरन ही उस मामले को समझते हुए उसने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर मगर बूट अभी पॉलिश होते हैं साहब। ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को पॉलिश से रगड़ना शुरू कर दिया। कासिम, जी आया साहब। कासिम ये कहता है, अभी मैं कुर्सियों को खत्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया कि आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे, और ये नींद कमबख्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। ये सोचते वो मेज पर रखी हुई चीजों को पहुंच रहा था, यानी कि उसको साफ कर रहा था, कि अचानक उसको कलमंदान के पास से एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है, यानी कि उसकी धार बहुत तेज है। चाकू को देखना था कि उसकी जबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गए कि चाकू, तेज धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर सकता है। अब शैतानी दिमाग तो बहुत तेजी से बढ़ता है स्टूडेंट, गलत चीजों की तरफ तवज्जो ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है, और अच्छी चीज की तरफ थोड़ी देर से पहुंचती है। अब देखिए फौरन शैतानी ख्यालात उसको मसरूफ करने लगते हैं, अपनी तरफ खींचने लगते हैं।
کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھایا، اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا اور نیند پیاری پیاری اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ اب اس نے جو یہ سوچا کہ نیند بہت آسانی سے، انگلی پر پٹی باندھ کر قاسم پھر کمرے میں گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ آقا کی غفکی آنے والے مسرت نے بھلا دیا اور قاسم کو پھندہ چھڑایا، اپنے بستر پر جا لیٹا۔ 3-4 روز تک برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی، یعنی کہ آ گئی آقا برتن صاف کرنے کی زحمت بچا مگر اس کی انگلی زخم، اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ ابھی کرتا ہوں بی بی جی، ابھی قاسم، ابھی خواہ گروپ آتا ہے اور تم پانی ڈالتے جانا، سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم ذرا بھاگ کر ایک آنے کی دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کو کھانا نہ دیا گیا، مگر اپنی ایجاد کردہ ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ یعنی کہ اس کی یہ حرکت اس نے اب دوبارہ کری اور اس کو اس سے وہ انسپکٹر صاحب خفا تھے، بیوی بھی خفا تھی ان کی، تو ان کو وہ کھانا نہیں ملا، لیکن کھانا کا غم نہیں تھا اس کو، وہ محسوس آرام کر لیا اس نے، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ مجھے کھانا نہیں ملا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سو کے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، ان پر انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کو اقتدار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کچھ برا نہ تھا، اس کو جو برتن صاف کرنے کا برڈن تھا وہ اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، کوئی بات نہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا، اب پھر کام میں وہ بھرمار شروع تھی۔ 15-20 روز جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اب اس کے بعد ایک بار اس کے آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں وہ ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ الماری صاف کرتے وقت اس داڑھی مون نے ایک بلیڈ نظر آیا، بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر دیا۔ دھار تھی بہت تیز اور باریک، انگلی میں دور تک چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا اور نہ تھما، سیرو خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا، بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی جی، میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا، قاسم اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بیوی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ اب جو تھی ان کی بیوی بھی پک چکی تھی، کیونکہ وہ کئی دن بعد 1-2 ہفتے بعد پھر وہی ریپیٹ کرتا رہتا تھا۔ تو دیکھیے کبھی کبھی یہ چیزیں بہت بھاری پڑ جاتی ہیں، جھوٹ ہو یا کوئی حرکت ہو یا چیز ہو تو وہ چیز کو سمجھداری سے کیجیے، بار بار ایسی آپ حرکتیں کریں گے تو کسی کا بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ ٹھیک کیوں میاں، یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کا کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں، ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بستر بوریا باندھ کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ، ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ مگر صاحب، اب وہ کہتا ہے مگر صاحب، اب صاحب کہاں مانتے؟ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ کہا اور اپنا بستر لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا ہے۔ خیراتی اسپتال میں ایک نوخیر لڑکا درد کی شدت سے لوہے کی پلنگ پر کروٹیں بدل رہا، پاس ہی دور ڈاکٹر بیٹھے، ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا بہت تیز۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبی تختے پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا، مندرجہ ذیل الفاظ لکھتے ہیں، یعنی کہ اب وہ جو تھے اس کی جو حرکت سے اس کو دیکھیے زندگی کا کتنا بڑا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، کتنا بڑا کرتے کرتے اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا زخم ہو گیا تھا کہ اس کا یہ چیز اب
जाने कहाँ से काटी उसने कि वो इतनी तेज धार थी कि वो बहुत अंदर तक चली गई, डीपली चली गई। और देखिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आप गलत चीज कर रहे हो, उस चीज को मना करा जा रहा है तो समझिए, आप प्लीज समझिए कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। हमारे आगे वाले फ्यूचर में, आगे मुस्तकबिल में हमारी ये चीज हमें नुकसान दे जाएगी। और वही हुआ कासिम के साथ कि उसका हाथ काटना पड़ा। आगे इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो रीड आउट करा देती हूँ, फिर आपको नोट डाउन कराऊंगी स्टूडेंट। चलिए, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ कैसा था? जवाब, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ बहुत बुरा था। सेकंड क्वेश्चन है, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर क्या कहता था? कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर जी आया साहब कहता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, घर का काम कासिम किस ढंग से करता था? तो जवाब है, घर का काम कासिम नींद के गलबे के साथ कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते करता था। तो आइए मेरे साथ नोट डाउन कीजिए आप। सबसे पहले जवाब लिखूंगी मैं, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ बहुत बुरा था। सेकंड जवाब है, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर जी आया साहब कहता था। थर्ड जवाब है, घर का काम कासिम नींद के गलबे के साथ कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते करता था। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, कासिम की नींद किस वजह से पूरी नहीं होती थी? तो जवाब है, कासिम की नींद की ज्यादती की वजह से पूरी नहीं होती थी। पांचवा क्वेश्चन है मेरा, कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या क्या किया? कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए मेज पर रखे चाकू से अपना हाथ काट लिया। तो आई होप सो आपने ये चैप्टर को समझ लिया होगा और इसके इम्पोर्टेंट दिगर जो चीजें थी वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कराए थे। अब आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं इस चैप्टर के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, कि हमारे लाइव सेशन की क्लासेस चल रही हैं, आप उसमें ज्वाइन हुई है। और 2025 के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के साथ साथ एक अच्छी पोजीशन के साथ हमें करना है। तो हमारे लाइव सेशन से जुड़िए, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी। आप मुझसे कॉन्टेक्ट के थ्रू, रास्ते के थ्रू मुझसे बात कीजिए, मैं सारी चीजें बताऊंगी। और देखिए टाइम अब डे बाई डे कम होता जा रहा है। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप हरकत में आए और थोड़े से मसरूफ टाइमिंग से निकाल कर अपने बच्चों, अपने बड़े जो भाई बहन है, वो छोटे भाई बहन के लिए ऑनलाइन का सेटअप ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, मुझसे कांटेक्ट में आइए और बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन होगी। एम योर जामिया मिलिया इस्लामिया की नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।